सर्वेषां स्वस्तिर्भवतु सर्वेषां शान्तिर्भवतु सर्वेषां पूर्णं भवतु सर्वेषां मङ्गलं भवतु नमस्ते। आप सभी विद्यार्थियों का एक बार फिर से ऑनलाइन क्लासेस में स्वागत है। आज हम कक्षा सप्तमी के पाठ 6 फिजिकल एंड केमिकल चेंजेस अर्थात भौतिक एवं रासायनिक परिवर्तन पर अध्ययन करेंगे, जो हमने पिछले वीडियो में अध्ययन कर चुके हैं। कुछ टॉपिक उसी के आगे के नेक्स्ट टॉपिक अध्ययन करेंगे। तो हमारा सबसे पहला जो क्रियाकलाप है, कांच के एक ग्लास या कटोरे अथवा चौड़ी मुंह की बोतल में लगभग आधा कप पानी लेकर उसमें एक चम्मच कॉपर सल्फेट नीला थोथा घोल लीजिए। इस विलयन में तनु सल्फ्यूरिक अम्ल की कुछ बूंदें मिलाइए। आपको नीले रंग का विलयन मिल जाएगा। एक परख नली अथवा कांच की छोटी बोतल में विलयन का थोड़ा सा नमूना बचा लीजिए। शेष विलयन में एक कील अथवा उपयोग किए जा चुकी ब्लेड का टुकड़ा डाल दीजिए। लगभग आधे घंटे तक प्रतीक्षा कीजिए। अब विलयन के रंग को देखिए। इसकी तुलना अलग से बचाए गए नमूने वाले विलयन के रंग से कीजिए। क्या आपको विलयन के रंग में कोई परिवर्तन दिखाई देता है? कील अथवा ब्लेड को बाहर निकाल लीजिए। क्या इसमें कोई परिवर्तन दिखाई देता है? आपको जो परिवर्तन दिखाई देते हैं वे कॉपर सल्फेट और लोहे के बीच अभिक्रिया के कारण होते हैं। विलयन के रंग का नीले से हरा हो जाना एक नए पदार्थ आयरन सल्फेट के बनने के कारण होता है। लोहे की कील पर भूरा निक्षेप कॉपर या तांबे की परत के कारण होता है, जो एक अन्य नया पदार्थ है। हम इस अभिक्रिया को निम्न प्रकार से व्यक्त कर सकते हैं। कॉपर सल्फेट विलयन CuSO4 नीला थोथा प्लस लोहा Fe। जब ये दोनों आपस में क्रिया करते हैं तो आयरन सल्फेट विलयन FeSO4 हरा प्लस कॉपर Cu भूरा निक्षेप प्राप्त होता है। नेक्स्ट क्रियाकलाप, किसी परख नली में लगभग 1 चम्मच सिरका लीजिए। इसमें चुटकी भर खाने का सोडा डालिए। आपको एक बुदबुदाहट की ध्वनि सुनाई देगी और गैस के बुलबुले बाहर निकलते दिखाई देंगे। इस गैस को चित्र 6.5 में दिखाई गई व्यवस्था के अनुसार ताजे बने चूने के पानी से गुजारिए। चूने के पानी में क्या परिवर्तन होता है? परख नली में परिवर्तन निम्न प्रकार से होते हैं, जैसे सिरका एसिटिक अम्ल। सिरका क्या है? एसिटिक अम्ल प्लस खाने का सोडा सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट। जब ये आपस में क्रिया करेंगे, इन दोनों को हम जब मिलाएंगे तब कार्बन डाइऑक्साइड गैस बाहर निकलती है प्लस अन्य पदार्थ निकलते हैं। जब ये कार्बन डाइऑक्साइड गैस और चूने के पानी के बीच अभिक्रिया होती है, तब कार्बन डाइऑक्साइड CO2 प्लस चूने का पानी CaOH का होल स्क्वायर ये आपस में मिलकर कैल्शियम कार्बोनेट अर्थात CaCO3 प्लस जल H2O बनाते हैं। जब कार्बन डाइऑक्साइड को चूने के पानी में प्रवाहित किया जाता है तो कैल्शियम कार्बोनेट बनता
है, जिससे चूने का पानी दूधिया हो जाता है। चूने के पानी का दूधिया हो जाना कार्बन डाइऑक्साइड का मानक परीक्षण है। आप इसका उपयोग अध्याय 10 में यह दिखाने के लिए करेंगे कि हम श्वसन में जो वायु बाहर निकालते हैं उसमें कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा अधिक होती है। क्रियाकलाप 6.6 से 6.8 में आपने देखा कि प्रत्येक परिवर्तन में एक या अधिक नए पदार्थ बने थे। क्रियाकलाप 6.6 में मैग्नीशियम को वायु की उपस्थिति में जलाने पर बनने वाली भस्म एक नया पदार्थ थी। अभिक्रिया से आयरन सल्फेट और कॉपर बने थे। ये दोनों नए पदार्थ थे। कॉपर लोहे के ब्लेड पर निक्षेपित हो गया था। क्रियाकलाप 6.8 में सिरका और खाने के सोडे की अभिक्रिया से कार्बन डाइऑक्साइड गैस बनती थी, जिससे चूने के पानी को दूधिया कर दिया था। क्या आप इस अभिक्रिया में बनने वाले नए पदार्थ का नाम बता सकते हैं? वह परिवर्तन जिसमें एक अथवा एक से अधिक नए पदार्थ बनते हैं रासायनिक परिवर्तन कहलाता है। रासायनिक परिवर्तन को रासायनिक अभिक्रिया भी कहते हैं। रासायनिक परिवर्तन हमारे जीवन में अत्यधिक महत्वपूर्ण है। सभी नए पदार्थ रासायनिक परिवर्तनों के परिणाम स्वरूप ही बनते हैं। उदाहरण के लिए भोजन का पाचन, फलों का पकना, अंगूरों का किण्वन आदि विभिन्न रासायनिक परिवर्तनों के कारण होता है। औषधि भी रासायनिक अभिक्रियाओं की श्रृंखला का अन्यत उत्पाद होती है। उपयोगी नए पदार्थ जैसे प्लास्टिक, अपमार्जक को रासायनिक अभिक्रियाओं द्वारा ही बनाया जाता है। वास्तव में प्रत्येक नए पदार्थ की खोज रासायनिक परिवर्तनों का अध्ययन करके की गई है। हमने देखा कि रासायनिक परिवर्तन में एक या एक से अधिक नए पदार्थ निर्मित होते हैं। नए उत्पादों के अतिरिक्त रासायनिक परिवर्तन में निम्न घटनाएं भी हो सकती है: ऊष्मा, प्रकाश अथवा किसी अन्य प्रकार के विकिरण का निर्मुक्त अर्थात बाहर निकलना अथवा उनका अवशोषित होना, ध्वनि का उत्पन्न होना, गंध में परिवर्तन होना और किसी नई गंध का बनना, रंग में परिवर्तन होना, किसी गैस का बनना। आइए अब हम कुछ अन्य उदाहरणों पर विचार करते हैं। आपने देखा कि मैग्नीशियम के फीते का जलना एक रासायनिक परिवर्तन है। कोयला, लकड़ी अथवा पत्तियों का जलना भी रासायनिक परिवर्तन है। वास्तव में किसी भी पदार्थ का जलना एक रासायनिक परिवर्तन है। जलने के साथ सदैव ऊष्मा का उत्पादन होता है। पटाखों का विस्फोट एक अन्य रासायनिक परिवर्तन है। आप जानते हैं कि ऐसे विस्फोट से ऊष्मा, प्रकाश, ध्वनि और अरुचिकर गैसें उत्पन्न होती है जो वायुमंडल को प्रदूषित कर देती है। इसलिए आपको पटाखे न जलाने की सलाह दी जाती है। जब भोजन सामग्री बासी हो जाती है अथवा सड़ गल जाती है तो उसमें से दुर्गंध आने लगती है। क्या हम इस परिवर्तन को रासायनिक परिवर्तन कह सकते हैं? संभवतः आपने देखा होगा कि यदि सेब को काटने के बाद तत्काल न खाया जाए तो उसके कटे हुए टुकड़े भूरे रंग के हो जाते हैं। यदि आपने रंग में यह परिवर्तन नहीं देखा है तो किसी सेब का एक टुकड़ा काटिए और उसे कुछ देर तक ऐसा ही छोड़ दीजिए। इसी प्रकार का क्रियाकलाप आलू अथवा बैंगन के टुकड़े के साथ दोहराइए। ऐसी प्रत्येक स्थिति में रंग का परिवर्तन वास्तव में किसी नए पदार्थ अथवा पदार्थों के बनने के कारण होता है। क्या यह परिवर्तन रासायनिक परिवर्तन नहीं है? जी हाँ, यह भी रासायनिक परिवर्तन है। लोहे में जंग लगना। आइए हम जंग लगने की घटना पर पुनः विचार करते हैं।
यह एक ऐसा परिवर्तन है जो लोहे की वस्तुओं को प्रभावित करता है और धीरे धीरे उन्हें नष्ट कर देता है। चूंकि लोहे का उपयोग सेतु, पुल, जहाज, कार, ट्रक आदि का ढांचा बनाने और अन्य कई वस्तुओं को बनाने के लिए किया जाता है, अतः जंग लगने के कारण होने वाली आर्थिक हानि बहुत अधिक होती है। जंग लगने की प्रक्रिया को निम्नलिखित समीकरण द्वारा व्यक्त किया जा सकता है। Fe लोहा प्लस ऑक्सीजन O2 प्लस जल H2O, ये तीनों जब आपस में मिलकर क्रिया करते हैं तब आयरन ऑक्साइड Fe2O3 अर्थात जंग का निर्माण करते हैं। जंग लगने के लिए ऑक्सीजन और जल दोनों की उपस्थिति अनिवार्य है। वास्तव में यदि वायु में आर्द्रता की मात्रा अधिक हो अर्थात नमी अधिक हो तो जंग जल्दी लगती है। हम जंग लगने से रोकथाम कैसे करें? लोहे की वस्तु को ऑक्सीजन अथवा जल अथवा दोनों के संपर्क में आने से बचाकर ही ऐसा किया जा सकता है। इसका एक सरल उपाय उन पर पेंट अथवा ग्रीस की एक परत चढ़ाना है। वास्तव में लोहे की सभी वस्तुओं पर नियमित रूप से पेंट या ग्रीस की परत चढ़ाते रहना चाहिए जिससे उनमें जंग लगने को रोका जा सके। एक अन्य उपाय लोहे के ऊपर क्रोमियम अथवा जिंक जैसी किसी धातु की परत चढ़ाना है। लोहे पर जिंक की परत चढ़ाने का प्रक्रम यसद लेपन या गैल्वेनाइजेशन कहलाता है। अपने घरों की पानी पूर्ति के लिए उपयोग होने वाले लोहे के पाइप यशद लेपित होते हैं जिससे उनमें जंग नहीं लगता है। क्या आप जानते हैं कि पानी के जहाज लोहे के बने होते हैं और उनका एक भाग हमेशा पानी में डूबा रहता है? पानी के ऊपर के भाग पर भी जल की बूंदें गिरती रहती हैं। यही नहीं, समुद्र के पानी में अनेक लवण भी पाए जाते हैं। लवण युक्त जल जंग लगने की प्रक्रम की दर को बढ़ा देते हैं, अतः जहाजों पर पेंट करने के बाद भी उन्हें जंग लगने से काफी क्षति होती है। यही नहीं, जहाजों के लोहे के कुछ भाग को बदलना प्रति वर्ष आवश्यक हो जाता है। क्या आप विश्व में जंग लगने से होने वाली कुल आर्थिक हानि की कल्पना कर सकते हैं? जी नहीं। इसका आगे नेक्स्ट है, हमारा जो टॉपिक है वो है क्रिस्टलीकरण। कक्षा 6 में आपने पढ़ा था कि साधारण नमक को समुद्र जल के वाष्पन द्वारा प्राप्त किया जा सकता है। इस प्रकार प्राप्त होने वाला नमक शुद्ध नहीं होता है और उसके क्रिस्टलों के आकार को स्पष्ट रूप से नहीं देखा जा सकता है। तथापि किसी पदार्थ के शुद्ध क्रिस्टल उनके विलयन से प्राप्त किए जा सकते हैं। यह प्रक्रिया क्रिस्टलीकरण कहलाती है। यह भौतिक परिवर्तन का एक उदाहरण है। किसी बीकर में लगभग 1 कप जल लीजिए और उसमें तनु सल्फ्यूरिक अम्ल H2SO4 अम्ल की कुछ बूंदें मिलाइए। जल को गर्म कीजिए। जब जल उबलना आरंभ कर दे तो इसमें धीरे धीरे कॉपर सल्फेट का विलयन डालिए। चलाते हुए मिलाइए। कॉपर सल्फेट का चूर्ण मिलाने तब तक जारी रखिए जब तक कि उसमें और कॉपर सल्फेट घोलना संभव न हो। विलयन को फिल्टर पेपर की सहायता से छान लीजिए। इसे ठंडा होने दीजिए। जब विलयन ठंडा हो रहा हो तो उसे हिला डुलाकर या अन्य किसी प्रकार न छेड़ें। कुछ समय बाद विलयन को देखिए। क्या आपको कॉपर सल्फेट के क्रिस्टल दिखाई देते हैं? यदि नहीं तो कुछ समय तक प्रतीक्षा कीजिए। आपने भौतिक और रासायनिक परिवर्तनों के बारे में पढ़ा। अपने आसपास दिखाई देने वाले परिवर्तनों को भौतिक अथवा रासायनिक परिवर्तनों के रूप में पहचानने का प्रयास कीजिए।